नमस्कार। 1857 के विद्रोह और इसके साथ साथ जनजातीय विद्रोह जिसके अंतर्गत संथाल, मुंडा, चतरा भगत, ताना भगत आंदोलन, साथ ही सन्यासी एवं नील आंदोलन से लगभग 100 से अधिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही उनके उत्तर की व्याख्या भी करेंगे। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? अक्सर जब 1857 से विद्रोह की जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं उसमें 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहली बात, कहाँ पर कौन से विद्रोही नेता थे, उनका दमन किसने किया, और फिर उस समय में ब्रिटिश गवर्नर या फिर प्रधानमंत्री किस पार्टी की सरकार थी। इस तरह के ही प्रश्न होते हैं। उसी तरह का अधिकांश प्रश्न मिलेगा इस टॉपिक के अंतर्गत, और इसमें से पहला ही प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा सी, पाल्मस्टन। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ, कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे। हालांकि यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के लिए किस गवर्नर जनरल को उत्तरदायी माना जाता है तो फिर उसका आंसर डलहौजी हो जाता है। याद रखना है कि 1857 का विद्रोह डलहौजी के समय नहीं हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। लेकिन जब प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के लिए किस गवर्नर जनरल को उत्तरदायी माना जाता है तो उसका आंसर होता है डलहौजी, क्योंकि डलहौजी के द्वारा जितने तरह के काम किए गए, विशेष करके रियासतों का विलय और उसके बाद सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप हुए, उस वजह से 1857 की एक पूरी पृष्ठभूमि तैयार हो गई। और इसीलिए माना जाता है कि 1857 के विद्रोह भले ही कैनिंग के समय हुआ हो, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। तो यहाँ से 2 तरह के प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल समान सा प्रश्न है, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय जो नई इनफील्ड राइफल्स आई थी उसमें चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है कि चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग पहली बार कहाँ विरोध हुआ है? इस कारतूस को प्रयोग कर लेकर के पहली बार ब्रिटिश सैनिकों ने कहाँ पर विरोध किया? उसका आंसर होता है सी, बैरकपुर में। अगला प्रश्न है कि बैरकपुर छावनी के सिपाहियों ने सर्वप्रथम कब चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया? और इसका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी 1957 को बैरकपुर के सिपाहियों ने पहली बार इस कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? जिसमें कि उमर सिंह है, तात्या टोपे हैं, लक्ष्मीबाई हैं, और आंसर है डी, मंगल पांडे। सबसे पहले इन्हें ही सजा दी गई थी, मंगल पांडे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? जो विद्रोह हुआ था उसमें कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? और इसका आंसर होगा तात्या टोपे, बी। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद इस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश शासन ब्रिटिश संसद ने ले लिया। यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1857 तक भारत में कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नीतियों के लिए या नीतियों के वजह से इस 1857 का विद्रोह हुआ, तो ब्रिटिश संसद को लगा कि जब तक भारत पर कंपनी का शासन रहेगा तब तक ये कंपनी की नीतियां रहेगी, और इससे बेहतर है कि हम कंपनी के शासन को समाप्त कर देते हैं और सीधा भारत पर ब्रिटिश सत्ता या ब्रिटिश संसद के शासन की शुरुआत कर देते हैं। और इस वजह से कंपनी के शासन की समाप्ति हुई। हालांकि हम देखते हैं कि अलग अलग एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकार को कम करता चला गया ब्रिटिश संसद ने और अपने प्रभाव में वृद्धि की गई। लेकिन 1857 तक भारत में कंपनी की शासन बनी रही। 1857 के विद्रोह के बाद
कंपनी के शासन की समाप्ति है। अब पूछा जा रहा अधिनियम का नाम, ये अधिनियम था 1858 का अधिनियम, जिसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और उसकी जगह पर ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत को शासित करने लगा। फिर अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ? तो सबसे पहला विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ। ये क्वेश्चन कई बार हर एग्जामिनेशन में पूछा गया कि विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी, तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? और इसका आंसर होगा नामधारी सिखों ने। हाल में भी नामधारी सिख काफी चर्चा में रहे हैं अपने उपद्रव को लेकर के, लेकिन एक समय भी पंजाब में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करने वाले में नामधारी सिख ही थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? इसके उत्तर को लेकर के काफी ज्यादा मतभेद है। हम दोनों उत्तर पे देख लेते हैं। एक उत्तर कहता है कि बाबू कुंवर सिंह का जन्म इस ईस्वी में हुआ 1777 में और मृत्यु 17 अप्रैल 1858 को। और दूसरा चॉइस कहता है कि 9 मई को। अक्सर हम देखते हैं कि दोनों चॉइस एक साथ नहीं होते हैं, या तो 9 मई की तिथि होती या फिर 23 अप्रैल को तिथि होती है। देख लीजिए कि चॉइस में कौन सा चॉइस है। यदि 23 में है तो उसे भी माना जाता है सही। यदि 9 मई है, 9 मई 1858, तो ये इसे भी सही माना जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? कब भारत में इनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा, इसे ए चॉइस मानिए, दिसंबर 1856 को। इसे बी चॉइस कर देते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1956 में शामिल की गई थी। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारणों में यह अफवाह थी कि इनफील्ड राइफल के कारतूस की खोल पर सुअर और गाय की चर्बी लगे हैं। बैरकपुर के सिपाही मंगल पांडे ने कब चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विद्रोह किया? और इसका आंसर हो जाएगा 29 मार्च की तिथि महत्वपूर्ण है, 1857, जब बैरकपुर के सिपाही मंगल पांडे ने इस चर्बी वाले कारतूस, जो कि एक अफवाह थी जिसमें बाद में कुछ सच्चाई भी मिली, विद्रोह किया। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? फिर उसी तरह का क्वेश्चन, मेरठ से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने 8 अप्रैल 1857 को एक संक्षिप्त कार्यवाही के बाद, मंगल पांडे जिसे 8 अप्रैल 1857 को एक संक्षिप्त कार्यवाही के बाद फांसी दे दी गई, का अपराध क्या था? पहला चॉइस, चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से इनकार कर देना, सही बात है। अपने अफसरों की आज्ञा की अवहेलना, ये भी सही बात है। अफसर की आज्ञा की अवहेलना के विरुद्ध हो गए और उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। उसके बाद से विद्रोह करके अपने कुछ विशिष्ट अधिकारियों की हत्या कर दी। और कहा जाता है कि जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो सबसे पहले वहां मौजूद कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। जनरल बाग की हत्या की थी उन्होंने। इस तरह से हम देखते हैं कि सभी आंसर सही हो। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। उनतीस मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर मंगल पांडे ने किसकी हत्या की? और इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी चर्चा कर ही रहे थे कि सबसे पहले उन्होंने जनरल बाग की हत्या की थी, उसके बाद जनरल ह्यूसन की हत्या की थी। और इस तरह से ए बी कभी कभी पूछ भी जाता है कि मंगल पांडे ने जिस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की उसका नाम क्या है। यदि चॉइस में जैसे क्या, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन,
और ये दोनों की हत्या की थी मंगल पांडे ने। इसके बाद है अप्रैल 1858 में 58 को जगदीशपुर के विद्रोही नेता कुंवर सिंह की मृत्यु किस अंग्रेजी सेना के नायक से युद्ध करते समय हुई? मतलब कि वीर कुंवर सिंह किसके साथ संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त किए थे? और इसमें चॉइस में है, यदि सीधे आइए तो मेजर विलियम टेलर के साथ उनका युद्ध हुआ और युद्ध के बाद वो युद्ध में घायल हुए और अगले दिन उनकी कहा जाता है कि मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, समूचे भारत में हुए विद्रोह में हुआ अकेला वीर विद्रोही नेता कौन था जिसने अंग्रेजों को अनेक बार पराजित किया? और इसका भी आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह। आरंभ में वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश अधिकारियों को परास्त किया, लेकिन अंत में वो परास्त तो नहीं हुए, लेकिन जब युद्ध में घायल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस अपने मृत्यु से पहले वो ब्रिटिश सेना को कई बार उन्होंने परास्त किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? स्वाभाविक 1857 का विद्रोह जिसकी शुरुआत ब्रिटिश फौज में भारतीयों के द्वारा की गई थी, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि हम ब्रिटिश फौज जो भारत में कार्यरत थी उसके संरचना में हमें सुधार करना है, क्योंकि ब्रिटिश संसद को इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि भारत में कार्यरत ब्रिटिश सैनिक जिसमें कि भारतीय शामिल है उसमें कई मुद्दे को लेकर के असंतोष है। उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था और ये प्रश्न कई बार पूछा है कि वो आयोग कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा पील आयोग। यहाँ पे दो और आयोग, हंटर आयोग, उसके बाद साइमन कमीशन, इन दोनों का संबंध 1857 के विद्रोह के सुधार से नहीं है। उसके बाद 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा, अपनी आंखों से देखा, और इसका विवरण भी उन्होंने किया है? उसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। बहादुर शाह जफर के दरबार में रहते थे मिर्जा गालिब, और इसने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा और उसकी उसने व्याख्या भी की है। मीर तकी मीर, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का विवरण दिया है। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? इस प्रश्न पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीयों के माध्यम से, जिसमें सिपाही इसमें शामिल थे। उसके बाद आगे चलकर इस विद्रोह में कृषक भी जुड़ गए, फिर आगे चलकर इसमें असंतोष जमींदार वर्ग भी जुड़ गए। लेकिन मोटे तौर पे माना जाता है कि अधिकांश जमींदारों ने ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी दिखाई। अधिकांश जमींदारों ने और बड़े बड़े जो रियासत है उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादारी दिखाई, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जमींदार। लेकिन यहाँ याद रखना है कि असंतोष जमींदारों ने इस विद्रोह में ब्रिटिश सत्ता का साथ नहीं दिया। गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ पे था? गडकरी विद्रोह कोल्हापुर महाराष्ट्र में इसका केंद्र बिंदु था। 1844 में यह विद्रोह हुआ था। फिर 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? यानी बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे? और बरेली में इस विद्रोह के नेता थे खान बहादुर, जिसके नेतृत्व में बरेली में इस विद्रोह का बरेली में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? और लखनऊ में किया था, अपने नाबालिग पुत्र विजरिस्कद को वहां का शासक घोषित करके, और इस विद्रोह में वो शामिल हुई थी और वो लखनऊ में नेतृत्व कर रही थी, क्योंकि लखनऊ की नवाब की रियासत ले ली गई थी। हम अभी चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से डलहौजी ने देशी रियासतों का विलय किया, उस विलय ने 1857 के विद्रोह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वाभाविक था कि लखनऊ अवध का भी अधिग्रहण हुआ था और अवध के अधिग्रहण के बाद अवध के क्षेत्र में काफी असंतोष था, इसीलिए अवध 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार की या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ थे और वहां पर इनका नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल। निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? माना कि यह एक षड्यंत्र था, इस तरह कहने वाले कौन थे? देखिए, बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारियों ने या ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी 1857 के विद्रोह की व्याख्या की है और उन्होंने अलग अलग रूप में इसकी व्याख्या की है। किसी ने बोला कि यह षड्यंत्र था, किसी ने बोला यह धर्म युद्ध था, किसी ने कहा यह सैनिकों का विद्रोह है, यहाँ तक किसी ने कहा कि इसे राष्ट्रीय विद्रोह क्यों नहीं कहा जा सकता है। अब उस तरह के प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें जेम्स ऑड्रम और डब्ल्यू टेलर, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह एक षड्यंत्र था। किसके खिलाफ षड्यंत्र था? तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ षड्यंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में से किसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई? उस युद्ध का नाम पूछा जा रहा है जिसमें लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई और वो युद्ध था मोरार और कोटा के युद्ध। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया, जनरली कोटा या मोरार युद्ध होता है या दोनों युद्ध एक साथ दे दिए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मोरार या कोटा के युद्ध। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोही नेताओं में कौन भागकर नेपाल चले गए? और इसमें देखिए, नाना साहब और बेगम हजरत महल, और ये दोनों भाग करके नेपाल चले गए। जब 1857 का विद्रोह शिथिल पड़ने लगा, कमजोर पड़ने लगा और विद्रोहियों को लगा कि उनकी हार हो रही है, तो बहुत सारे नेता पलायन करने लगे, जिसमें कि नाना साहब और बेगम हजरत महल भाग करके नेपाल चले गए थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोही नेताओं में किसे रंगून यानी म्यांमार वर्तमान में निर्वासित किया गया? तो ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिनको निर्वासित कर दिया गया और आज भी रंगून में इनकी कहा जाता है कि कब्रगाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंतिम मुगल बादशाह भी थे ये। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सुम्मिलित नहीं है? यहाँ पे जोड़े में सुम्मिलित हमें खोजना है। ब्रिटिश अधिकारियों की सूची है, कहाँ पर वो विद्रोहियों के दमन में लगे हुए थे, और बनारस में कर्नल नील, फैजाबाद में जनरल रेनल्ड, ग्वालियर में ह्यू रोज, दिल्ली में टेलर। तो दिल्ली में टेलर नहीं थे और इसका आंसर हो जाएगा डी। दिल्ली में हडसन थे जिन्होंने विद्रोहियों पर नियंत्रण पाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 4 चॉइस है, मुस्लिम नेताएं हैं और इसमें देखिए आंसर होगा इसका मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनका संबंध बहावी आंदोलन से रहा था और ये अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। इस आंदोलन से पहले 1857 के विद्रोह से पहले बिहार के क्षेत्रों में बहावी आंदोलन हुआ था जिसका कि अंग्रेजों ने दमन किया। समान क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा थे तो वीर कुंवर सिंह। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को आंदोलन किया? मेरठ में विद्रोह से संबंध पूछे जा रहे हैं मेरठ में, और इसका आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत माना गया कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसके कारण क्या थे? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। हड़प नीति मतलब देसी रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिलाना। उसके बाद अंग्रेजों का धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप। स्वाभाविक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेजों ने उनकी जो नीतियां रही वो भारत में धर्म सुधार के माध्यम से धर्म के क्षेत्र में वो हस्तक्षेप करते थे, और इस बात को लेकर के
भारत में हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, काफी ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति को शंका के दृष्टि से देखा जा रहा था, क्योंकि भारत में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप हमेशा से ही संवेदनशील रहा। आज के वर्तमान समय में भी देख रहे हैं कुछ कुरीतियों को दूर करने के लिए जब सरकार हस्तक्षेप करती तो कितना अधिक उनका विरोध होता है। तो उस समय भी इसी तरह की परिस्थितियां थी, इसीलिए इसे भी कारण माना जाता है। सती प्रथा हुआ, उसके बाद विधवा विवाह को स्वीकृति दी गई, अनेक वैवाहिक संबंधी कानून की व्यवस्था को लाने का भी प्रयास किया गया। इन तमाम मुद्दों को माना गया कि ये भारत के सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप है। उसके बाद सैनिकों में असंतोष, हवाई के विद्रोह की शुरुआत ही सैनिकों के द्वारा हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1857 में भारत में विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। किस इतिहासकार ने लिखा है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? इन इतिहासकार का मानना है कि जिसे हम भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वास्तव में वो ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उस पर इन इतिहासकार ने अपना तर्क भी प्रस्तुत किया, क्यों हम इसे प्रथम नहीं मान सकते, क्यों हम इसे राष्ट्रीय नहीं मान सकते, क्यों इसे हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं कह सकते हैं। और इतिहासकार थे आरसी मजूमदार। उन्होंने कहा कि देखिए, संक्षेप में चर्चा करें, प्रथम इसीलिए नहीं मान सकते कि इससे पहले भी कई जनजातीय विद्रोह हुआ जिनका स्वरूप बहुत व्यापक था, संथाल आंदोलन, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने माना कि उस समय भारत में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी मजूमदार के अनुसार, और चूंकि ये राष्ट्रीयता का भावना नहीं, दूसरी बात, इसमें आम लोगों की भागीदारी नहीं थी जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम कह सके। इसी तर्क पे उन्होंने अपने व्याख्या को आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है कि मेरठ में देसी घुड़सवार सैनिकों ने कब कारतूस प्रयोग से मना कर दिया? यहाँ पे घुड़सवार सैनिकों के बारे में पूछा जा रहा है। 10 मई को 1857 को घुड़सवार सैनिकों ने कारतूस के प्रयोग से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न है 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं, इनमें से कौन 1857 के समकालीन इतिहासकार थे? उनमें नाम है मुंशीलाल जीवनलाल, उसके बाद सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय, मोहिउद्दीन, और ये सभी समकालीन इतिहासकार थे। फिर से एक बार नाम देख लीजिए, मुंशीलाल जीवनलाल, सैयद अहमद खान, दुर्गादास बंदोपाध्याय, मोहिउद्दीन, ये सभी 1857 के समकालीन इतिहासकार थे। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? और इसमें इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। स्वाभाविक है कि एक ब्रिटिश की तरफ से इसे राष्ट्रीय विद्रोह क्यों कहा गया? दरअसल डिज़रायली उस समय ब्रिटिश संसद में विपक्ष के नेता थे और सत्ता पक्ष पे वो आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि केवल चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ असंतोष ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इतने बड़े विद्रोह को जन्म नहीं दे सकता है। और जिस तरह से लोकतंत्र में होता है, विपक्ष के नेता हमेशा सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हैं, उसी संदर्भ में इस बयान को देखा जाना चाहिए। वरना अधिकांश ब्रिटिश, चाहे इतिहासकार हो या ब्रिटिश अधिकारी हो या फिर ब्रिटेन की तरफ से जितने भी इस पर अनुसंधान हो, सब में इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा कहीं नहीं देगी। लेकिन बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, क्योंकि उस समय ये ब्रिटिश संसद में विपक्ष के नेता थे। अगला प्रश्न बढ़ता है 1857 के नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किया था। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? और इसमें से वीर कुंवर सिंह की तो मृत्यु हो गई थी, नाना साहब नेपाल चले गए, बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया, तात्या टोपे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी। किसने 1857 के विद्रोह को सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? मतलब 1857 के विद्रोह यदि सफल नहीं हो पाए तो उसमें सबसे कमजोर कड़ी कौन थे? तो उस समय बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे, इसे माना गया कि ये सबसे कमजोर कड़ी है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
नहीं, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? और इसका आंसर है, चॉइस है, नाना साहब, कुंवर सिंह, उसके बाद खान बहादुर खान, तात्या टोपे। और इसमें से इसका आंसर होगा खान बहादुर खान। ये आरंभ में नेपाल भाग गए थे, लेकिन नेपाल के कुछ इनके मित्रों ने इन्हें पकड़ करके ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया। उसके बाद ब्रिटिश सत्ता ने इसकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? वैसे तो बहुत सारे ब्रिटिश अधिकारी 1857 को विद्रोह के दबाने में कई ब्रिटिश अधिकारियों का योगदान रहा। हडसन, निकलसन, नील, टेलर और ड्रम। लेकिन कहा जाता है कि कैंपबेल ने गोरखा सैनिकों की मदद से जबरदस्त प्रहार किया और इसे एक निर्णायक प्रहार माना गया। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कैंपबेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? अवध में विद्रोह हो रहा था, इसके बाद पूर्वी पंजाब भी इससे प्रभावित रहा, लेकिन दक्षिण भारत के क्षेत्र मोटे तौर पर, समान तौर पर 1857 के विद्रोह से अछूता रहे। और पंजाब का, पश्चिमी पंजाब का हिस्सा भी इस विद्रोह से अछूता रहा। एक यदि भारत का मैप को देखें तो दक्षिण का ये क्षेत्र, उसके बाद यदि उस समय के पंजाब की स्थिति को देखते हैं तो ये क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। इसके पीछे कुछ वजह है कि मद्रास में उस तरह से देसी रियासतों का अधिग्रहण नहीं हुआ था। उसके बाद पंजाब में हाल ही में पंजाब को ब्रिटिश सत्ता के अंतर्गत लाया गया था और वहां उस तरह की विद्रोह की प्रवृत्ति नहीं, तो उसको दमन पहले हो चुका था। और भी कुछ कारण है। अगला प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर के ब्रिटिश सेनाधिकारी ह्यू रोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है? अकेली से मतलब है वो किसी महिला के बारे में बोल रहे हैं। और यदि 1857 के विद्रोह पर नजर डालिए तो आप पाएंगे कि लक्ष्मीबाई काफी चर्चा में रही थी और ह्यू रोज लक्ष्मीबाई के बारे में ही इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीबाई। उसके बाद 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, किसे माना गया? बाद में बहुत सारी किताबें लिखी गई जब 1857 पर, तो उसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि विद्रोहियों ने इस विद्रोह के संदेश को पहुंचाने के लिए या इसकी सूचनाओं को विस्तृत करने के लिए गुप्त रूप से कमल और चपाती का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया? इसकी चर्चा हो चुकी है, रंगून निर्वासित किया। लेकिन यदि विद्रोह की यहाँ संक्षेप में समीक्षा कर लें तो एक तो सीमित संसाधन था विद्रोहियों के पास, दूसरा एकल नेतृत्व का अभाव था, मध्यम वर्ग इस विद्रोह के साथ नहीं रहे। उसके बाद इसके तुलना में भारतीय सैनिकों या विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश सत्ता के पास सूचना तंत्र मजबूत था, उनकी सैन्य व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी, आधुनिक सैन्य प्रणाली पर आधारित थी। तो एक तरह से कहा जाता है कि एक पुरानी व्यवस्था का नई व्यवस्था के साथ ये युद्ध था जिसमें नई व्यवस्था को जीतनी ही थी। यहाँ पर हमने एक लाइन अक्सर हम देखते हैं, कभी कभी पूछता भी है कि इस विद्रोह से मध्यम वर्ग अनुपस्थित रहे थे और मध्यम वर्ग का मानना था कि दरअसल यह विद्रोह पुरानी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास है, जबकि मध्यम वर्ग बदली हुई व्यवस्था की चाह कर रहे थे। तो बदली हुई व्यवस्था तब आ सकती थी जब जमींदारों का या फिर जो रियासतों का अस्तित्व समाप्त होता, इसीलिए मध्यम वर्ग इससे अनुपस्थित रहे। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1957 में विद्रोह का सूत्रपात किया था संबंधित था, ये 34वीं इनफील्ड राइफल से संबंधित है और ये भी प्रश्न का पूछा गया कई बार। 34वीं जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में
अंग्रेजों को सहयोग किया। पूछा जा रहा है कि भारत की जो जातीय व्यवस्था थी उसने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों को सफल किया। कैसे? प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी, पठान, सिख, गोरखा। और ब्रिटिश सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जो अपनी सैन्य व्यवस्था बनाई हुई थी उसने रेजिमेंट बनाए, जैसे सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, पठान रेजिमेंट। और इस अलग अलग जातियों से संबंधित जो रेजिमेंट थी उसमें से इन 3 रेजिमेंट ने, पठान रेजिमेंट ने, सिख रेजिमेंट ने और गोरखा रेजिमेंट ने इस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। अभी चर्चा कर ही रहे थे, कैंपबेल ने गोरखा सैनिकों की मदद से विद्रोहियों पर जबरदस्त प्रहार किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। और इस पूछा भी जाता है कई बार कि 1857 के विद्रोह के दमन में कौन सा रेजिमेंट या कौन सा, उसमें सिख रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट की बहुत चर्चा होती है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को झांसी में दबाने का श्रेय किया जाता है ह्यू रोज को। अभी चर्चा हो रही थी कि ह्यू रोज ने ही कहा था कि पूरे विद्रोहियों में एक ही मर्द उन्हें नजर आ रही, और वो कह रही है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ह्यू रोज का संबंध झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह के दमन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? भी हम बता रहे थे कि बहुत सारे असंतोष जमींदारों ने भाग लिया, लेकिन बड़े पैमाने पर जमींदारों की जो भागीदारी थी नहीं थी। इसीलिए इसका आंसर हो जाता है ए। सामान्य लोग इस विद्रोह ने न तो उनकी बहुत ज्यादा सक्रिय भागीदारी, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे, यदि अवध और दिल्ली से लेकर अवध और बिहार के कुछ क्षेत्रों को छोड़ दे तो इनमें समान लोगों की भागीदारी नहीं रही। इसके बाद आंसर भाग नहीं लिया, इसमें इसका आंसर हो जाएगा, यदि जमींदारों ने, सिपाही के विद्रोह हुई थी, समान लोग तो इसमें नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा ए। असंतुष्ट नरेश जिनकी रियासतें गई थी वो इस विद्रोह में शामिल हुए थे, जैसे कि मुगल साम्राज्य अवध के थे। उसके बाद वीर कुंवर सिंह का भी कहा जाता है कि उनकी भी रियासत ले ली गई थी, जिसकी वजह से वो विद्रोह में शामिल हुए। इस कथन के आधार पर 1857 और 1858 के विद्रोह को राष्ट्रीय संघर्ष कहा जा सकता है। अभी तक चर्चा हो रही थी कि देखिए इसे हम राष्ट्रीय विद्रोह माने कि नहीं माने, लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह माने तो उनका आधार क्या होगा? तो यह विद्रोह समूचे भारत में हुआ था। उसके बाद आंसर है कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत लोगों ने यह विद्रोह किया, सभी समुदाय ने इसमें भाग लिया। भारत में यह ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ पहला विद्रोह था। और इसके आंसर को यदि हम देखें तो भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे पहली बड़ी चुनौती थी। इससे पहले कहा जाता है कि संथालों का विद्रोह हुआ, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को उस प्रकार चुनौती नहीं दी जिस तरह के 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सत्ता को या ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को चुनौती दी। और यह एक बहुत बड़ा आधार है। संपूर्ण भारत में तो यह विद्रोह हुआ ही नहीं, राष्ट्रीयता के भावना से जो विद्रोही थे ओतप्रोत थे नहीं, बहुत समुदाय इससे बाहर रहे। तो एक बड़ा वजह है जिसके वजह पर आंसर डी होता। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में कौन नेता ब्रिटिश के बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो फिर इसका आंसर हो जाएगा नाना शाह और बेगम हजरत महल दोनों नेपाल भाग गए थे। हालांकि खान बहादुर खां भी नेपाल भागे थे, लेकिन इनकी मृत्यु नेपाल में नहीं हुई थी। अभी इस प्रश्न को ले रहे थे, खान बहादुर खां को वो नेपाल के कुछ लोगों ने पकड़कर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया, लेकिन जब नेपाल भागने की बात होती थी तीन में से तीनों लोग नेपाल गए थे। और इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? कहा जाता है कि जीतन महल बार बार अंग्रेजी सरकार से प्रयास कर रहे थे यदि उनकी जागीर उनको वापस कर दी जाती तो ब्रिटिश सत्ता के साथ होंगी। और इसी आधार पर जीतन महल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का प्रयास किया।
अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता, सुनिश्चित योजना का अभाव, नेतृत्वकर्ता का न होना, इसके प्रभाव सीमित थे, और जमींदारों की असहभागिता। इनमें से देखें तो ये सभी बातें सही होती हैं, लेकिन असफल होने के बारे में पूछा जा रहा है और इसका सबसे सटीक आंसर हमें खोजना है। हम देखते हैं कि इस विद्रोह के समय हिंदू मुस्लिम एकता की कमी नहीं थी, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पहले की तुलना में अधिक दिखाई देती है। उसके बाद इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित रहा, ये भी बात सही है। बहुत से जमींदारों ने इनके साथ, इस विद्रोह के साथ अपनी असहभागिता दिखाई, ये भी बात सही है। लेकिन सुनिश्चित योजना का अभाव, विद्रोहियों के पास भविष्य के लिए कोई सुनिश्चित योजना नहीं थी तथा योग्य नेतृत्व नहीं था। हर जगह पर क्षेत्रीय नेतृत्व थे, कोई एक नेतृत्व नहीं था जो विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर सके, और इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? डी, हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, और इसका आंसर हो जाएगा चूंकि गोरखा, सिख और पंजाबी ने इस विद्रोह में, यहां से आने वाले सैनिकों ने इस विद्रोह में ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया। इसीलिए आगे चल करके ब्रिटिश सरकार ने, जब पील आयोग की रिपोर्ट आई, तो उस आधार पर उन्होंने इन गोरखा, सिख सैनिक और पंजाबी सैनिकों की संख्या बढ़ाना आरंभ कर दिया। 1857 के विप्लव के बाद भारतीयों के मन में पुनः विश्वास की भावना जगाने के लिए निम्नलिखित में से कहां पर भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया गया। विद्रोह के बाद जब भारत में ब्रिटिश संसद की सत्ता की शुरुआत होती है, उसके लिए एक अधिवेशन हुआ था जहां महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया जाना था। वो जगह था इलाहाबाद। अगला प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को निम्नलिखित में से किसने पढ़कर सुनाया? तो उस समय के जो तत्कालिक वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग, उसने उस घोषणा पत्र को पढ़ा था। ये घटना कहाँ हुई, समारोह कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। और उसमें महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ने वाले कौन थे? तो तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है महारानी विक्टोरिया के बारे में कौन सा कथन सही है? जो घोषणा पत्र पढ़ा गया तो उसमें से क्या कौन कौन सी बातें थी? अंग्रेजी सरकार ने भारत में राज विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया। मतलब फिलहाल कहा गया कि हम भारत में ब्रिटिश सरकार साम्राज्य विस्तार पे बल नहीं देगी, क्योंकि माना गया था कि 1857 का विद्रोह भारत में जिस तेजी से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, उसकी वजह से असंतोष का परिणाम था। उसके बाद दूसरा, प्राचीन रीति रिवाजों एवं संपत्ति के संरक्षण का वादा किया गया। स्वाभाविक है कि धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जो हस्तक्षेप थे उसके वजह से असंतोष था, तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने फिलहाल तय किया कि हम भारत के प्राचीन रीति रिवाजों और संपत्तियों के संरक्षण का आश्वासन देते हैं। हालांकि ये लंबे समय तक कायम नहीं रह सका, दोनों बातें ए और बी कायम नहीं रह सकी, लेकिन उस घोषणा में ये बात शामिल थी। बिना किसी पक्षपात के शिक्षा, सच्चरित्रता और योग्यता अनुसार सरकारी नौकरियों में अनुदान की प्राप्ति प्रदान की जाएगी। मतलब ये भी देखा गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असंतोष का वजह था कि योग से योग भारतीय भी जमादार के ऊपर से नौकरी नहीं मिलती थी। तो ये माना गया कि आगे चलकर जिनमें जो जितना योग्यता होगा उस हिसाब से उन्हें नौकरी दी जाएगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? स्वाभाविक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम देखें तो भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन का अंत हो गया और भारत पर ब्रिटिश संसद ने शासन करना आरंभ किया। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक परिणाम क्या हुआ? तत्कालिक परिणाम भारतीयों के प्रति संदेह और विश्वास, ब्रिटिश सत्ता के नजर में ये बात सही है, भारतीयों के प्रति संदेह भरा और विश्वास भरा। कंपनी की शासन की समाप्ति हो गई, ये भी बात सही है। ब्रिटिश क्राउन द्वारा, मैंने ब्रिटिश राजा के द्वारा भारत के शासन को अपने हाथ में ले लिया गया, सही है। ब्रिटेन में चूंकि वहां के संसदीय प्रमुख वहां के राजा ही होते हैं, आज भी वहां के राजा ही होते हैं, इसीलिए
वास्तव में ब्रिटिश संसद के अधीन भारत की शासन व्यवस्था चली गई। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 58 के द्वारा, 1858 के द्वारा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नागरिक विद्रोह को आधार बनाकर प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ लिखा गया? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का चर्चा है। उसके बाद अगला प्रश्न, प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये प्रश्न काफी बार हर एग्जाम में देखते हैं, पूछा ही जाता है। यूपीएससी हो या जेपीएससी हो या अदर एग्जामिनेशन में ये दो प्रश्न देखें कई बार पूछा गया। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया? मतलब वही रचयिता के बारे में पूछा जा रहा है कि सन्यासी विद्रोह को अपनी कृतियों के द्वारा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जिसने इस विद्रोह को अपने कृति के द्वारा, कृति कौन सी थी? कृति थी सन्यास आनंद मठ, उनकी कृति थी जिनके माध्यम से उसने सन्यासी विद्रोह को सामने लाने का प्रयास किया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह को सत्याच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व प्रदान किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अब यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है कि सन्यासी विद्रोह में कौन कौन शामिल थे? पहली बात, सत्याच्युत जमींदार और धार्मिक नेता इस विद्रोह में शामिल थे। यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि सन्यासी विद्रोह से अब बहुत बार पूछा जा चुका है कि वे आनंद मठ में है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, लेकिन अब यदि इससे आगे क्वेश्चन बनाता तो इस विद्रोह में कौन शामिल थे? तो वही सत्ताच्युत जमींदारों और धार्मिक नेताओं की भागीदारी रही। लेकिन पूछा जा रहा है कि इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों पर लगाया गया प्रतिबंध, पहला कारण। दूसरा, 1870 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। कहा जाता है कि इतनी बड़ी अकाल शायद ही भारत में कभी पड़ा। और ये अकाल के समय जो ब्रिटिश सरकार यानी उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी उससे काफी असंतोष फैला था। और ये दोनों वजह थी जिसके वजह से ए और बी होगा इसका आंसर। विद्रोही सन्यासी हिंदू, नागा, गिरी संप्रदाय के थे। अब यहाँ से पूछ देगी सन्यासी विद्रोह में कौन संप्रदाय के सन्यासी शामिल थे? तो हिंदू, नागा, गिरी संप्रदाय के थे। और निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? इसमें शंकराचार्य के ये अनुयायी। अगला प्रश्न, आदिवासी विद्रोह में सर्वाधिक जबरदस्त विद्रोह कौन था? संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह। तो सबसे कहा जाता है संथाल विद्रोह। इस पे आगे भी चर्चा होगी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कानू और चांद भैरव। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। चारों दरअसल भाई थे जिन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह से प्रभावित दामन एको क्षेत्र स्थित है। कहां से कहां का क्षेत्र को दामन एको कहा जाता है? क्योंकि यह क्षेत्र सबसे प्रभावित रहा था इस विद्रोह से। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र को दामन एको के नाम से जाना जाता है, जहां पर संथाल विद्रोह सबसे अधिक प्रभावित रहा। इसके बाद है साहूकारों और अंग्रेजों के शोषण की नीतियों के विरुद्ध संथालों ने विद्रोह किया। संथालों के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया? फिर से वही चर्चा, सिंधु और कानून के द्वारा इसको नेतृत्व प्रदान। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोहियों ने अपने नेता सिंधु और कानून के नेतृत्व में पारंपरिक हथियारों तीर कमान से किस अंग्रेज नायक को पराजित किया था? और इसका आंसर होगा मेजर वारो। और यह भी पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह को दमन करने का नेतृत्व किस ब्रिटिश अधिकारी, सैन्य अधिकारी के पास था? उसका भी आंसर होता है मेजर वारो। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 और 56 के भी। यानी इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह से पहले सबसे बड़ा विद्रोह कौन था? तो उसका भी आंसर होता है संथाल विद्रोह, जो कि 55-56 में हुई थी। निम्नलिखित विद्रोह में से किसे उलगुलान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है? तो मुंडा विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल के नाम से जाना जाता है, सी आंसर। अगला प्रश्न, आदिवासी विद्रोह में से निम्नलिखित में खुंडकट्टी व्यवस्था थी
एक भू व्यवस्था थी, यानी राजस्व वसूलने का एक तरीका था जिसे खुनकट्टी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है आदिवासी क्षेत्र में। ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा ने निम्नलिखित में से किसे करने का आह्वान किया? इसमें से सभी बाहरी जितने भी थे, जिसे उन्होंने दिक्कू कहा था, ठेकेदार और जमींदार जो गैर आदिवासी थे, राजा, ईसाई मिशनरी के प्रभाव के ये भी खिलाफ थे, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, काटोंग बाबा काटोंग साहब काटोंग रानी काटोंग काटोंग यानी काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो और दूसरी जाति को काटो कविता संबंधित है। ये मुंडा विद्रोह से संबंधित, चूंकि कि विद्रोह गैर आदिवासियों के खिलाफ था, जिसमें कि भारतीय भी शामिल थे, जिसमें भारतीय जो बाहरी लोगों ने जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश कर आदिवासियों का शोषण किया था, उनके खिलाफ ये विद्रोह था, जिन्हें दिक्कू कहा गया और मुंडा विद्रोह से संबंधित था। इसमें यूरोपीय और भारतीय दोनों के खिलाफ आक्रोश की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? अभी चर्चा चल रही थी, बिरसा मुंडा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची कार्य क्षेत्र है इनका। अगला प्रश्न है, मुंडाओं ने विद्रोह किया। ये विद्रोह 2 चरण में हुई है, 1895 के बाद भी और उसके बाद चली है। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1895। अगला है, आदिवासियों के समय में किसे दिक्कुओं के नाम से संबोधित किया गया? अभी चर्चा हम कर रहे थे, अंग्रेज, साहूकार और गैर आदिवासियों सभी उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसमें गैर आदिवासी जिसमें कि सभी शामिल है, अंग्रेज, भारतीय साहूकार भी, भारतीय जमींदार भी। किस आदिवासी विद्रोह नेता को ईश्वर का अवतार या जगत पिता अम्बा माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित किया। और जनजातीय आंदोलन में एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जितने भी नेता हुए सभी ने अपने आप को एक ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया और अपने अनुयायियों से कहा कि ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उनके कष्टों को दूर करने के लिए वो धरती पर उनका अवतार हुआ है। यहाँ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष आरंभ किया? तो सबसे पहली बात, ताना भगत आंदोलन का संबंध किससे है? जतरा उरांव से है। 1914 में इसकी शुरुआत हुई और माना जाता है कि आदिवासियों का पहला आंदोलन था जिस पर गांधी जी के नीतियों का प्रभाव था। तो ताना भगत आंदोलन से पहले किनके नेतृत्व में हुआ? तो चतरा उरांव के नेतृत्व में, या चतरा भगत भी कहीं कहीं मिलता है। उसके बाद इसका वर्ष क्या था? वर्ष 1914। और ये भी क्वेश्चन है कि पहला जनजातीय आंदोलन जिसपे कि गांधी जी के नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है। यदि पूछा जाए कि गांधी जी के नीतियों का प्रभाव पहली बार किस जनजातीय आंदोलनों पे नजर आता है, तो उसका आंसर होता है ये चतरा भगत का। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? मुंडा विद्रोह के नेतृत्व बिरसा मुंडा हुआ, संथाल, सिंधु कानू, ठीक है। अहोम विद्रोह गोधर कुंवर, ये भी सही है। सतनामी विद्रोह, ताना भगत नहीं होगा, ताना भगत का आंदोलन का संबंध सतनामी विद्रोह से नहीं है। जनजातीय आंदोलन के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? आदिवासी। तो इसका आंसर होता ठक्कर बाबा। ये प्रश्न कई बार कई एग्जामिनेशनों में पूछा गया। उसके बाद है, विद्रोह का समय गलत है। पहला संथाल सही है, 1855-56। सिपाही विद्रोह ये भी सही है। नील विद्रोह, एक नील विद्रोह का संबंध बंगाल के पमना जिले से संबंधित है। एक बिहार में भी हुई थी जिसे हम नील सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो ये 1860 का विद्रोह है। और दक्कन दंगे की बात करें, दक्कन दंगे 1875 में हुई थी। इस बार बीपीएससी में पूछा गया था इसी तरह से दक्कन दंगे के बारे में 1875 में। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ? वही नील विद्रोह 1860 में। 57 में शुरुआत हुई, 58 आते आते उनकी समाप्ति हुई, और जस्ट ठीक उसके बाद नील विद्रोह पश्चिम बंगाल में होती। नील कृषकों की दुर्दशा पे लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? जिस तरह से आनंद मन में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है, ठीक उसी तरह से नील दर्पण में
नील कृषकों की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। किस तरह से ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी नील कृषकों का शोषण करती थी, इसका उल्लेख नील दर्पण में हम पाते हैं। इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो लेखक थे दीनबंधु मित्र। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह नाम है ही विद्रोह का, और ये गारो जनजातियों का विद्रोह थे। करमशाह इसके नेतृत्व करता थे। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह। इस तरह हम विभिन्न विद्रोहों से लगभग 100 से अधिक प्रश्नों और उनके उत्तर पर व्याख्या कर चुके हैं। इसके मेरा यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रयास करते हैं टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को लें, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में, और उनकी उत्तर के व्याख्या के साथ प्रस्तुत करें, ताकि पूरा प्रश्न किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तमाम बातें आप लोगों को समझ में आ सके।